हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। और इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, परिपथ पढ़ रहे थे हम, विभिन्न प्रकार के परिपथ। ठीक, उसमें नंबर 1 और 2 परिपथ हम पढ़ चुके थे। जब हमारा शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R लगा हुआ था परिपथ में, तब परिपथ कैसा था, और जब हमारा प्रेरकत्व कैपिटल L लगा हुआ था, तब हमारा प्रेरकत्व परिपथ कैसा था, ये हमने जानकारी ली थी। ठीक, वहां पे एक निष्कर्ष निकल के आया था जो मैंने आज की वीडियो में बताने के लिए आपको कहा था। I नॉट बराबर V नॉट अपॉन ओमेगा L। क्या आया था? I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L। ठीक, जहां से निष्कर्ष निकल कर आ रहा था, अगर ओम का नियम हम देखें, क्या देखें, ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R। अगर इसकी और इसकी हम तुलना करें, ठीक, I नॉट क्या है, धारा का अधिकतम मान, और V नॉट क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान, और R क्या है, परिपथ में एक प्रकार का प्रतिरोध है जो प्रेरकत्व L के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात। और जिसे हम कैपिटल X सपेक्ष में कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, XL बराबर होता है ओमेगा L, और चूंकि ओमेगा बराबर किसके होता है, 2 पाई F के होता है, जहां F क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो यहां से XL बराबर किसके बराबर हो गया, 2 पाई F इंटू L। ठीक, या तो XL ओमेगा L या XL बराबर 2 पाई F इंटू L, जहां ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, F क्या है, कोणीय प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, और L क्या है, परिपथ में परिपथ का प्रेरकत्व, जो हमने परिपथ में प्रेरकत्व लगाया था। अब यहीं से इसकी हम डेफिनेशन मेंशन, यानी कि डेफिनेशन यहां से इसकी लिख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन यहां पर बनेगी। ठीक, चलिए देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम प्रेरण प्रतिघात। क्या डालेंगे? प्रेरण प्रतिघात। क्या होता है प्रेरण प्रतिघात? अब हमने यह देखना है, जब कुंडली में धारा का शिखर मान I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L होता है, तब ओम के नियम के अनुसार होता है, तब ओम के नियम के अनुसार ओमेगा L परिपथ का प्रतिरोध है, जो प्रेरकत्व L के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रतिरोध को प्रेरण प्रतिघात, इस प्रतिरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे कैपिटल X सपेक्ष में कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं
अर्थात XL इक्वल टू इसके हो गया ओमेगा L और ओमेगा L इक्वल टू हो गया 2 पाई f इंटू L, जहां f यहां पे लिख लेते हैं, जहां स्मॉल f प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। ठीक, यहां से एक डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होती है कि प्रेरण प्रतिघात क्या होता है। जब कुंडली में हम धारा का शिखर मान I नॉट इक्वल टू हो जाता है किसके V नॉट अपॉन ओमेगा L हो जाता है, तब ओम के नियम से अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा L R के बराबर होता है, यानी कि ये क्या है, ओम के नियम के अनुसार ओमेगा L परिपथ का प्रतिरोध होता है, जो प्रेरकत्व L के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं और XL बराबर होता है ओमेगा L इक्वल टू 2 पाई f। क्लियर है इतनी बात? अब चलिए हम चलते हैं परिपथ नंबर 3 की ओर। दो परिपथ लास्ट वीडियो तक मैंने आपको बता दिए थे, बीच में डेफिनेशन आई दूसरे परिपथ से निकलकर। ठीक, अब तीसरे परिपथ की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है परिपथ, अगला परिपथ कैसा होगा, क्या होगा और क्या उसमें जुड़ा हुआ होगा। ठीक, जैसे हमने दो परिपथ सॉल्व करे थे, सेम इसी तरह से है ये। जब परिपथ में इस बार क्या है, जब परिपथ में केवल धारिता कैपिटल C है। ठीक, तो परिपथ हमारा समान कला में होगा, अग्रगामी होगा या पश्चगामी होगा, ये चीज हमें यहां पर देखनी है। ठीक, क्या होता है, जब हमने कोई परिपथ ले लिया, ठीक है, जिसमें एक संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता C है और जिसका ओमीय प्रतिरोध कितना है, नगण्य है, यानी कि 0 है। ठीक, तब इसमें जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो चीज मैंने अभी बोली है यही हमने यहाँ पर लिखनी है। लिखेंगे, माना कैपिटल C धारिता का एक संधारित्र जिसका ओमीय प्रतिरोध कैसा है, नगण्य है। ठीक, जो कुंडली के सिरों के बीच लगाया जाता है तथा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तब
संधारित्र के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। जिसका मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहां पर उत्पन्न हो गया, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज बराबर V नॉट साइन ओमेगा t होता है। अब हम यहां पर लिख लेते हैं धारिता की परिभाषा से। C बराबर किसके होता है, Q अपॉन V के होता है। तो यहां से V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। V बराबर किसके हो गए, Q अपॉन C के। यहां डाल देंगे इसे समीकरण नंबर 1। तो यहां लिख देंगे V का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमने V का मान रखा, ठीक। तो V का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, क्या हो जाएगा, Q अपॉन C V की जगह, ठीक। यहाँ पर V0 साइन ओमेगा t, इसे इधर की तरफ ले जाएंगे, भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, V नॉट C साइन ओमेगा t। क्लियर है इतनी बात। अब हम यहां से क्या कर देंगे, समय के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्यों किया हमने समय के सापेक्ष, जो मैंने आपको परिपथ बताए थे 3 प्रकार के बताए थे, वहां पे जो रिलेशन, जो 3 प्रकार के परिपथ निकाले थे, वो किसके अनुसार निकाले थे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच जो कलांतर आ रहा था उसके अनुसार 3 प्रकार के परिपथ मैंने आपको बताए थे, ठीक। अब यहाँ पे विभवांतर तो हम निकाल चुके, B बराबर V0 साइन ओमेगा t, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब धारा कितनी होगी, धारा निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यदि आवेश को समय के अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं, यानी कि समय के सापेक्ष क्या रहता है, आवेश बदलता रहता है, यानी कि चलता रहता है, तो क्या हो जाता है, उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हमने क्या कर दिया, समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया, यानी कि समय के सापेक्ष इसका क्या कर दिया, आवेश का हमने परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी, धारा का निकल के आ जाए, धारा का मान निकल के जाएगा। फिर हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे, तो वहां से हमारा इन दोनों के बीच कलांतर क्या है वो ज्ञात हो जाएगा। वहां से निकालेंगे कि परिपथ अग्रगामी, पश्चगामी या समान कला में है। क्लियर है इतनी बात, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए रफ कर रहा हूं मैं अब यहां पर। देखिए यहां तक हमने समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, d अपॉन डी टी क्यू इक्वल टू d अपॉन डी टी वी नॉट सी साइन ओमेगा टी। अब ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, वी नॉट सी बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। अब डी क्यू अपॉन डी टी, यह आवेश का परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, तो ये क्या बन गई यहाँ पर, धारा, यानी कि I इक्वल टू वी नॉट सी और साइन डी टी, यानी कि इसे थोड़ी देर के लिए हमने क्या मान लिया, t साइन t हो गया। साइन t का क्या होता है, t के रेस्पेक्ट में cos t, यानी कि cos ओमेगा t। फिर हम ओमेगा t जिसे माना था उसका हम दोबारा से अवकलन करते हैं, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा,
d अपॉन dt इंटू टी। इसकी वैल्यू कितनी होती है सभी को पता है 8। तो क्या बचा यहां से ओमेगा, जो मैंने यहां पर लिख लिया। क्लियर है इतनी बात। अब मुझे कंपेयर कब कर पाऊंगा, मैं इस इक्वेशन की कंपेयर कब कर पाऊंगा, जब ये वाली वैल्यू मेरी किस में होगी, साइन में होगी। यहां साइन है, या तो ये वाली वैल्यू साइन में हो या ये वाली वैल्यू मेरी कोस में हो, तब मैं इसकी यहां पर कंपेयर कर पाऊंगा। तो मैं यहां पर इसे चेंज करूंगा। तो इसे मैं ऐसा करता हूं कि इसे साइन में चेंज कर लिया। तो I बराबर वी नॉट सी ओमेगा, साइन में चेंज करने के लिए कॉस को हमने क्या लिख लिया, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और साइन का मान दूसरे चतुर्थांश में प्लस में होता है और 90 पे मान चेंज होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा का मान कितना हो गया, कॉस थीटा। तो यहां पर यानी कि कॉस थीटा को हम साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। आपने हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ये चीज, ठीक। तो यहां से I बराबर, जब मैं इसे C अपॉन ओमेगा को अपॉन में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C ओमेगा। इस तरह से जब ये ऊपर आएगा तो इसके इनटू में आ जाएगा। तो उसी वाले नियम से मैं इसे अपॉन में ले